गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आज हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन पढ़ाएंगे, यानी इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। शिक्षा में या शैक्षणिक अवसरों में समानता, इसका सीधा सा संबंध है कि जहाँ पर भी असमानता और शोषण को पैदा करने वाले कारकों को दूर करके उन सभी सुविधाओं को समान रूप से लागू करके सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाए, समान रूप से शिक्षित किया जाए, यानी सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना, ये शिक्षा में समानता को सार्थक करता है। यानी इक्वलिटी मीन्स द इक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ opportunities to every individual after the elimination of all the factors which create inequality in education। जहाँ पर भी कोई अवरोध पैदा हो रहा हो, जहाँ पर भी कोई विरोधी परिस्थितियाँ हों, उन सब को दूर करने के उपरांत सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना शिक्षा में समानता को लाता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो जहाँ पर लिंग, जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, रंग, राजनीति, दृष्टिकोण, राष्ट्रीय या सामाजिक, जितने भी सामाजिक चाहे आर्थिक किसी भी प्रकार के जन्मजात कोई भी कारक हों, उन सब को दूर करके, उन सब को ना देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए जो शिक्षा दी जाती है उसे हम समान शिक्षा कह सकते हैं। समानता का अर्थ ये नहीं लिया जा सकता कि सभी लोग एक समान नहीं पढ़ सकते या एक समान नहीं हैं। व्यक्ति में कुछ जन्मजात या कुछ जो अर्जित विशेषताओं में वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, परंतु उन भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के अनुसार ही उनको उचित अवसर प्रदान करना, उचित जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करके शिक्षा देना समानता की शिक्षा कहलाती है। इस प्रकार से यानी शिक्षा की प्राप्ति समान रूप से हो, उपयोगिता समान रूप से हो, शिक्षा में उपलब्धता से सामाजिक स्थिति समान हो, कम से कम न्यूनतम स्तर पर प्रत्येक जो स्तर पर शिक्षा के प्रत्येक जो व्यक्ति है या प्रत्येक जो छात्र है सबको शिक्षा प्रोवाइड होनी चाहिए। यानी शिक्षा निःशुल्क हो और शिक्षा अनिवार्य हो। प्राइमरी स्तर पर तो विशेषकर शिक्षा को निःशुल्क ही रखा जाए, जिसमें छात्रवृत्तियाँ, वजीफे आदि की छूट दी गई हो, आर्थिक सहायता विद्यार्थियों को प्रदान की गई हो, निःशुल्क पुस्तकें, वस्त्र और भोजन जैसे मिड डे मील की व्यवस्था, विशेष शैक्षणिक अवसरों का होना और अवसरों में असमानता के आर्थिक स्रोत का उन्मूलन, तभी हो सकता है कि शिक्षा समान रूप से है। जो समानता आधारित शिक्षा है, इसकी आवश्यकता की हम बात करते हैं तो उसमें समतावादी समाज का विकास करना, जातीय ढांचे के अंदर और बाहर उधरणमुखी सामाजिक गतिशीलता लाना, जिसमें प्रतिभा खोज के लिए
देश की प्रगति के लिए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए और समाज कल्याण के लिए समानता आधारित शिक्षा होना आवश्यक है। शैक्षिक अवसरों में समानता के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा सभी के लिए यानी कंपलसरी जो एजुकेशन है वो हो, और स्त्री शिक्षा को महत्व दिया जाए, विकलांगों की शिक्षा के महत्व दिया जाए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, ये इसके प्रावधान करके सबको शिक्षित किया जा सकता है। अब इस शिक्षा से संबंधित जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एक्ट हैं, जिसमें एक्ट 28, 29, 30, 350 एंड 351 जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, यानी भारतीय संविधान की धाराओं में भी कहा गया है। जैसे धारा 28 के मुताबिक जो धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता देती है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए फंड से संचालित जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। कालाज वन में कुछ ऐसी शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं होगा जिसका संचालन तो राज्य द्वारा होता है, लेकिन जिसकी स्थापना किसी संस्था या ट्रस्ट के द्वारा की गई है, जो ये मांग करता है कि ऐसी संस्था में धार्मिक निर्देश दिए जाएंगे। इसका ही तीसरा पॉइंट आता है धारा 28 का, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य सरकार के फंड से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में प्रदान किए गए जाने वाले जो धार्मिक निर्देशों में भाग लेने अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थित होने जो ऐसे व्यक्ति किसी भी संस्था अथवा उससे संलग्न किसी भी प्रांगण में कोई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जिसकी चाहे ज़रूरत है चाहे नहीं है, यदि व्यक्ति अवयस्क है, यदि व्यक्ति बालक है, तो उसके अभिभावकों उसे स्वयं से सहमति प्रदान करें, या यदि अभिभावक सहमति प्रदान नहीं करते तो उन्हें इस प्रकार के जो विचार हैं वो प्रदान नहीं किए जा सकते। शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का जो दूसरी हमारी धारा है वो है एक्ट 29 नंबर अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि सरकार के द्वारा फंड से पूर्ण तौर पर चलाई जाने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा नंबर 1 यानी इस 29 में ही उस शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिस संस्था की स्थापना धर्मदान या ट्रस्ट ने की हो और वहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जा सकती है। चाहे जो व्यक्ति किसी राज्य से मान्य प्राप्त या किसी भी सरकार के जो फंड से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, उनमें दी जाने वाली किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा में भाग नहीं लेगा या उस संस्था में धार्मिक स्थान से धार्मिक पूजा में हिस्सा नहीं लेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति वो नाबालिग है तो उसके अभिभावकों से आज्ञा ना ली गई हो। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण के लिए इसमें कहा गया है कि भारतवर्ष में इसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के वर्ग जिसकी अपनी अलग भाषा है अथवा संस्कृति होती है, उसे बोलकर दूसरे तक पहुंचाने का अधिकार होगा। जी कमेंट।
गुड मॉर्निंग, बैठो। एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक्ट की बात कर रहे हैं। अभी हमने 28 और 29 एक्ट किया है। 28 कहता है, 28 नंबर एक्ट कहता है कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त या उसके फंड या सहयोग से चलने वाली जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार की जो धार्मिक भावना से संबंधित हैं या धार्मिक निर्देश हैं वो नहीं दिए जाएंगे। लेकिन 29 में राज्य सरकार के फंड से पूर्ण तौर पर चलाई जाने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जो संस्थाएं किसी भी धर्मदान या किसी भी ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं उनमें इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा सकती है, उनमें इस प्रकार के जो निर्देश हैं वो दिए जा सकते हैं। लेकिन यदि नाबालिग हैं, बच्चे बालक हैं, छोटे हैं, तो उनके अभिभावकों की सहमति से ही धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यदि उनके अभिभावक नहीं चाहते तो उन्हें धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, ऐसे निर्देश नहीं दिए जा सकते। अब उसके बाद बात आती है धारा 30 की। अल्पसंख्यकों वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं को सौंपित करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार। आर्टिकल 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, तो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और संचालन करने का अधिकार रखते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं को ग्रांट देते हुए राज्य सरकार किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं के इस अवसर में भेदभाव नहीं करेगी कि धर्म आधारित भाषा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर किए गए अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग चाहे वो किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर हो, उसे अपनी भाषा और अपने धर्म के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यानी वो किसी भी अपनी मातृभाषा में शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। धारा 350 के अंतर्गत ये प्रत्येक राज्य के कर्तव्य हैं कि वो प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा संबंधी जाति के बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा प्रदान करने हेतु समुचित सुविधाएं प्रदान करे और राष्ट्रपति भी राज्य के इस दिशा निर्देश दे सकता है कि वो उन सुविधाओं की व्यवस्था हेतु उसे आवश्यक समझे। जैसे संविधान की में भाषा हिंदी है तो उसके विकास और उसके प्रचार की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 351 के अकॉर्डिंग ये व्यक्त करता है कि राष्ट्रीय भाषा का विकास केंद्र का मुख्य उत्तरदायित्व है ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी लोगों के लिए निर्देश का माध्यम बन सके, निर्देश का माध्यम हो। शिक्षा मंत्रालय ने भी इस
विषय में अपने उचित कदम उठाए हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रत्येक धर्म को अपना प्रचार करने, प्रसार करने, अपनी भाषा को आगे बढ़ाने और आदर्शों का, अपने अपने धर्म के आदर्शों का प्रचार करने का अधिकार है। तो ये बच्चों जितने भी आर्टिकल हैं 21, 28, 29, 30, 350, 351 ये सभी धार्मिकता से संबंधित हैं और अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषा में बच्चों का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने धर्म को आगे बढ़ाने की पूर्ण रूप से छूट देते हैं। लेकिन केवल आर्टिकल नंबर 28, 29 ऐसे हैं जिसमें कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जहां पर भी राज्य सरकार के फंड से संचालित जितनी संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है। ठीक है, धन्यवाद।